नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में, यानी जो आर्टिकल नंबर 368 है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 20 है, उसमें कहा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट दिया गया, यानी कि इसे संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया इस प्रक्रिया को, जिसको हम जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे क्या है, किस तरीके से होता है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। आपकी अनुशंसा के अनुसार जबरदस्ती कोई नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इतना करिए। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग 20 में क्या है। तो संविधान संशोधन का जो भाग 20 यानी आर्टिकल 368 है, इसमें बात क्या कही गई है, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति, किसकी शक्ति यानी संसद, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। एक बात फिर से, संविधान में संशोधन कर सकते सिर्फ और सिर्फ इंडियन की पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद कर सकती है। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 याद करते चलो। ठीक है, और उसके लिए प्रक्रिया, यानी उसके लिए प्रक्रिया कौन सी, कोई अमेंडमेंट होगा, कोई संशोधन होगा तो उसके लिए प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इतनी बात समझ में आई, यानी आर्टिकल नंबर 368 में क्या लिखा गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की शक्ति, और उसके लिए प्रक्रिया, और उसके लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कही गई। अब हम बात उठती है कि हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो हमारे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडल से 50+ की सहमति, इतनी बात समझ में आई। जिसको अपनी नोटबुक में लिखना लिख ले, यानी कि संविधान में संशोधन 3। तो सदन में कितने प्रकार से हो सकता है संविधान संशोधन? 3 प्रकार से। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा, यानी इसका मतलब क्या है, जो कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्य संविधान के, जो हमारा सदन है संविधान का पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में कुल सदस्यों के उपस्थित सदस्यों का 50+1, समझ रहे हो ना, जितने कुल सदस्य की संख्या है उसमें उपस्थित, उस समय उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या का 50+1। क्या मतलब 50+1। और अगर कोई बात भी नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप कमेंट बॉक्स में अभी नहीं पूछ पा रहे, जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर आप मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मुझे कहीं मैसेज में समझा दूंगा आपको पूरी डिटेल में। हो सकेगा तो कॉल, जैसे भी आप चाहिए आपकी मर्जी के अनुसार मैं दे दूंगा, आपको सारी सुविधा दी जाए। ठीक है, यानी साधारण बहुमत मतलब 50%+1, 50%+1 साधारण बहुमत। और उसके बाद विशेष बहुमत मतलब यानी कि 2/3 सदस्यों की अनुमति। क्या? 2/3, जैसे कि 2/3 सदस्यों की अनुमति। ठीक है, जो संसद में सदस्य होंगे उनके 2/3 सदस्यों की अनुमति। ठीक है, ये विशेष बहुमत है। और विशेष बहुमत की बात क्या है, जो तीसरा क्या आता है, तीसरा तो विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल से
50+1 की सहमति। इसका मतलब क्या, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का ये जो मतलब है, यानी कि ये जो विशेष बहुमत होगा कहां से होगा, संसद से होगा। ये जो विशेष बहुमत होगा कहां से होगा, संसद। संसद से विशेष बहुमत, या संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा, संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा। 80 और 81 याद आ रहा कुछ, मैंने आर्टिकल पढ़ा है उसी में 80 और 81 से विशेष बहुमत चाहिए, प्लस आधे से ज्यादा जो भारत के राज्य हैं कि विधानमंडल से, हर राज्य में विधानमंडल है सबको पता है, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडल से 50+ यानी नॉर्मल, ये वाला साधारण बहुमत, ये वाला, ये जो साधारण बहुमत है कि सहमति होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हमारे संविधान में हम संशोधन कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। किस तरह से, नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा। अभी सब बताएंगे कौन साधारण बहुमत के अंतर्गत आएंगे, कौन विशेष बहुमत के अंतर्गत आएंगे, और कौन विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के अंतर्गत आएंगे। उनकी पूरी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आपको पूरा समझा देते हैं, कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं 3 प्रकार से हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल अमेंडमेंट। किस प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, उसके बाद विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडल से 50+1 की सहमति पर। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में, तो अब आगे देखो क्या है, किस तरीके से प्रक्रिया। चलिए आगे, चलिए देखते हैं जो प्रक्रिया होती है संविधान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रक्रिया जानेंगे, उसके बाद तरीके जानेंगे, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से, एक ही वीडियो में सब कुछ जानो, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या है, संसद के किसी भी सदन में प्रक्रिया को आरंभ किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा, एलएस और आरएस, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कहीं पे भी आप इस प्रक्रिया को, यानी संशोधन की प्रक्रिया को रखा जा सकता है। आप लोकसभा में भी रख सकते हैं या राज्यसभा में रख सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सिर्फ राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, सिर्फ यानी केवल, तो क्वेश्चन गलत, कथन गलत। क्यों गलत, केवल नहीं, क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में रखा जा सकता है। इसी तरह के स्टेटमेंट बन के आएंगे और आपसे पूछा जाएगा, आंसर उत्तर दीजिए कौन सा असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो क्या है, पहली कंडीशन क्या है, संसद के किसी भी सदन में प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति, पूर्व सहमत जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह भी कथन हो सकता है क्या इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमत जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमत जरूरी नहीं है। उसके बाद किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। कोई भी कैबिनेट मंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, सिर्फ वो संसद का सदस्य हो, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई, यानी प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति की बात नहीं है, ठीक है, वही चीज है, यानी प्रेस का मतलब प्रेसिडेंट की सहमति की बात नहीं है, पूर्व सहमति की बात नहीं है। उसके बाद दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है, दोनों सदनों से पास कराना, यानी जो भी अमेंडमेंट लाया जाएगा उसको लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास कराया जाएगा। दोनों सदनों से पास कराना, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना अनिवार्य है। उसके बिना ये एक्ट नहीं बनेगा, ये संविधान नहीं बनेगा, ये संशोधन नहीं हो सकता है। तो दोनों यानी एलएस और आरएस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना अनिवार्य है। चौथी बात क्या कही, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, संयुक्त बैठक जो आर्टिकल नंबर 108 है, 108 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करता है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। आर्टिकल नंबर 108 में कहा गया है, वो इस कंडीशन में नहीं होगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्या मतलब है समझो, दोनों सदनों से मान लो पास कराने में थोड़े असहमति हो जाती है, तो एक दूसरे सदन में पास नहीं हो पाता। मान लो लोकसभा में कोई पास हो गया और राज्यसभा में नहीं पास हो पा रहा, यानी राज्यसभा में नहीं पास हो रहा, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति यह नहीं कर सकता कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाए, कि संयुक्त बैठक हो जाए, ये नहीं हो सकती। यानी इस कंडीशन में संयुक्त बैठक हो नहीं सकती। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, संविधान संशोधन के दौरान संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। फिर से सुनो, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है किस कंडीशन में, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में, बोलो हाँ।
उसके बाद अगली जो पांचवी बात है, पांचवी बात क्या, संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर, यानी जब कोई सेंट्रल लेवल की व्यवस्था के बारे में कोई मुद्दा होगा जो केंद्र के हिसाब से मुद्दा होगा, उस पर क्या कंडीशन दी गई हो, तो आधे से ज्यादा, आधे से अधिक, ध्यान दीजिएगा ये वाली लाइन को, आधे से अधिक राज्यों से पास होना चाहिए। यानी जो आधे से अधिक बताया था ना अभी, तीसरी कंडीशन जो बताई थी उसमें क्या बताया गया कि आधे से अधिक राज्यों से पास होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों, जैसे उस समय सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका क्या होना चाहिए, उनसे पास हो, उपस्थित सदस्यों में आधे से अधिक 50+1 से पास होना चाहिए। और कहां, आधे से अधिक राज्यों में उपस्थित सदस्यों का 50 से +1 समझ लो, ठीक है, 50+1, ठीक है। इतनी बात है। संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर जब सेंट्रल लेवल का कोई अमेंडमेंट होगा, कोई ऐसा अमेंडमेंट होगा जो सेंट्रल लेवल के लिए होगा, देश के लिए होगा, ठीक है, कोई कुछ अमेंडमेंट होते हैं राज्य के लिए होते हैं, कुछ स्थानीय सभा के लिए होते हैं, ये सब चीजें, कोई कमीशन के लिए, समिति के लिए होता है, ठीक है, जैसे जीएसटी है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें ये कंडीशन संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर हो तो आधे से अधिक राज्यों से पास होना चाहिए उपस्थित सदस्यों में 50+1। इतनी बात समझिए, यानी इन 5 बातों की प्रक्रिया समझ में आई। अगर ये 5 बातें समझ में आई तो आगे की 2-3 बातें और हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बात है वो देखते हैं। अगली बात क्या, नंबर 6 पे क्या, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना, यानी जब दोनों सदनों से पास हो जाएगी, प्रक्रिया पास हो जाएगी, उसके बाद क्या, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना। और एक चीज बता दे, राष्ट्रपति इसमें सिर्फ चिरैया अपना सिग्नेचर बिठाता, क्योंकि वो पहले से फिक्स हो जाता, ठीक है। और राष्ट्रपति इसको अपने पास न रोक सकता है और न इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना, और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा, सीधी सी बात। उसके बाद सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। क्या, जैसा ही राष्ट्रपति ने साइन किया और ये क्या बन गया, विधेयक के बाद एक अधिनियम, फटाक से बन गया एक्ट, ठीक है। तो क्या बन गया, अधिनियम, और उसके बाद उसको संविधान में स्वतः समाहित कर दिया जाता और वो संविधान में एक एक्ट बन जाता। संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया होती। इतनी बात यानी इतने तरीके से, सीधी सी बात, मोटी मोटी समझो। संविधान की किसी भी सदन से लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के जरूरी है, नहीं जरूरी, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी ही नहीं है, ठीक है। संविधान की किसी भी सदस्य द्वारा, संविधान में किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, इसमें किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। क्या है, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, ठीक है, क्या, दोनों सदनों से पास होना चाहिए। राष्ट्रपति उसके जब पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा, और जब ये अपनी साइन कर देंगे, वो विधेयक खट से क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ये संविधान की प्रक्रिया। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अब हम आपसे वो बात बताएंगे कि संविधान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम संशोधन कर ही नहीं सकते। क्या है वो, मूल ढांचा। जो मूल ढांचा है, संविधान के किस भाग को हम संशोधित नहीं कर सकते, तो संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा को हम संशोधित नहीं कर सकते, ये बात कहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे संविधान का मूल ढांचा क्या है, कौन से ऐसे हिस्से हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं जिनको हम संशोधित नहीं कर सकते। ये आइए हम देखते हैं मूल ढांचे के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो मूल ढांचे के अंतर्गत क्या आता है, संविधान की एकता, देश की एकता यानी संविधान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। वही दूसरी क्या, संविधान की सर्वोच्चता यानी देश में सबसे सर्वोच्च क्या होगा, संविधान होगा। संविधान की सर्वोच्चता और गणतंत्रता, यानी कि जो हम रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ये सिस्टम है, गणतंत्र सिस्टम है, इसकी पावर है, यानी इसको भी मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, पावर ऑफ सप्रेशन, शक्तियों का पृथक्करण, जिसको भी मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली, पंथ निरपेक्ष मतलब हम लोग किसी, जो संविधान होगा वो किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, किसी धर्म को नहीं मानेगा, वो एक पंथ निरपेक्ष होगा, यानी वो धर्म को नहीं मानेगा किसी, उसके लिए सभी धर्म के लोग इक्वल होंगे संविधान के, यानी संविधान के अंतर्गत आएंगे, सभी समान होंगे। पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली, ये भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। विधि का शासन, देखो फंडामेंटल राइट में क्या है, विधि का शासन, यानी कानून की समझ सभी को इक्वल समानता, कानून की समझ सभी को इक्वल समान, एक समान प्रक्रिया करना, ठीक है, विधि का शासन। उसके बाद क्या, संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रणाली,
सिस्टम है यानी जो संसदीय प्रणाली है उसको भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद क्या, न्यायिक पुनर्विलेखन। न्यायिक पुनर्विलेखन यानी कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर दे रहा है तो उसके लिए क्या पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलेखन। न्यायिक पुनर्विलेखन आर्टिकल नंबर 137 आर्टिकल नंबर 137 क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या सकता है, न्यायिक पुनर्विलेखन। न्यायिक पुनर्विलेखन 137 में क्या, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलेखन। 124 से है ना, 124 से लेकर 124 में क्या है, संविधान भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से, 124 से। तो न्यायिक पुनर्विलेखन 137, न्यायिक पुनर्विलेखन 137 में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। न्यायिक पुनर्विलेखन क्या है, 137, और ये क्या है, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। अगर तुमसे एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता, संविधान की सर्वोच्चता, अखंडता, ठीक है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विधि का शासन, और उसके बाद चौथा ऑप्शन देते न्यायिक पुनर्विलेखन, ठीक है। तो कहोगे सारे यार, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन नहीं आता, मैंने ये पूछा ना। अब उपयुक्त में से कथनों का पर विचार कर सही उत्तर चुने। पहला क्या दे दिया, ए और बी, दूसरा दे दिया बी और सी, तीसरा दे दिया डी और 3, यानी 3 और 4 दे दिया। उसके बाद लिख दिया जो चौथा ऑप्शन देगा, इनमें से कोई नहीं। कौन ऑप्शन टिक करना होगा, चौथा, इनमें से कोई नहीं, कि चारों के चारों आते हैं मूल ढांचे के अंतर्गत, ठीक है, चारों के चारों मूल ढांचे के अंतर्गत है। 2-3 और हैं जिनको हम अगली स्लाइड में, उसी के मूल ढांचे के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में क्या, मैंने पढ़ाया, फिर से सुनो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट अबोलिश हो रहे हैं या कोई शोषण कर रहा है तो उसके तहत आप क्या, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों का हनन का मानदंड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए केस कर सकते हैं। तो आर्टिकल ये भी आर्टिकल जो 32 ये भी क्या है, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत एक और आर्टिकल रखा गया, क्या है, आर्टिकल 136। इसमें क्या, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत, यानी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तो उसके लिए पहले स्पेशल इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी विशेष इजाजत का बात कहेगी, किस आर्टिकल 136 के तहत, ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल रखा गया 141, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालय में लागू होना, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में हो लागू होना, ठीक है, यानी 141 में क्या, सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश को सभी न्यायालयों में लागू होना, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा सभी न्यायालयों में लागू होना। किस आर्टिकल किसके तहत आता है, तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, जो हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा हटा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद 142 में एक और आर्टिकल रखा गया, 142 में किस, एससी, यानी एससी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना। 142 के अंतर्गत क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश देंगे ये इसका अनुपालन करना, इसको भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी जो महाभारत रामायण बता दी है, ये समझ में आया कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने बताया मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो भी आता है संविधान, सब कुछ आता है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि साधारण बहुमत क्या है, उसके अंतर्गत क्या आता है, विशेष बहुमत क्या, स्पेशल मेजोरिटी क्या, उसके अंतर्गत क्या आता है, और जो विशेष प्लस एक आधे से अधिक राज्यों के अंतर्गत क्या आता है उसके बारे में चर्चा करें। चलिए देखते हैं साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या आता है। साधारण बहुमत का मतलब 50+1 से जो पास हो रहा है वो साधारण बहुमत कहलाता है। उसके अंतर्गत क्या आता है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यानी अगर नए राज्यों का प्रवेश या गठन हो रहा है तो किस मतलब कैसा संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन कैसे होगा, साधारण बहुमत से पास हो रहा है तो नए राज्यों का प्रवेश और गठन हो सकता है। यह आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 2। और वहीं पे आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, ये जो आर्टिकल नंबर 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश गठन किसके अंतर्गत आता है, साधारण बहुमत के अंतर्गत। और ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें यह बताया था किसी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्यों का निर्माण, ये क्या है आर्टिकल नंबर 3 में। ये भी किसके, अगर ये इनमें कोई संशोधन हो रहा तो साधारण बहुमत कहलाएगा, साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 क्या, अनुसूची 2 में मतलब क्या, संवैधानिक पदाधिकारी वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 2 में क्या है, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते में संशोधन होगा अगर तो कैसा होगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होगा। उसके बाद क्या है, संसद में गणपुत्री। अगर अभी तो संसद में गणपुत्री के लिए आर्टिकल कौन सा है, संसद में गणपुत्री के लिए आर्टिकल नंबर 100, ठीक है। आर्टिकल नंबर 100 में क्या है, संसद में गणपुत्री 1/10 है, 1/10 है ना संसद में,
जो भी प्रेजेंट टोटल आप मेंबर है उनके 1/10 होगा तो संसद में गणपूत्री की बात कहेंगे। तो इसमें अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो कौन सा होगा, साधारण बहुमत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संसद में अगर गणपूत्री के बारे में कभी अमेंडमेंट हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, साधारण बहुमत के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत है, साधारण बहुमत के अंतर्गत है। उसके बाद भाषाएं, यानी जो राज्य की भाषा है, जो भारत की राजभाषा, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होगा, जोड़ी जाएंगी, घटाई जाएंगी, उसमें कौन सा आर्टिकल है, कैसे होगा, साधारण बहुमत द्वारा। कैसे है, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, और नागरिकता में संशोधन, अगर जो नागरिकता मान लो कोई ले रहा है, दे रहा है, उसमें जो संशोधन कभी भी होगा तो किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल ही बार बार याद आ रहा है, किसके, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, जो नागरिकता में संशोधन कैसे होगा, साधारण बहुमत द्वारा। और इसके बाद 7 और 8 यहाँ है, इनको देख लो। संसद में गणपूत्री मैंने बता दी, संसद में गणपूत्री वही चीज कॉमन लिख दिया, यही चीज है यार। ठीक है, और उसके बाद जो अनुसूचित 5 अनुसूचित जनजाति और उनके राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 5 और 6 में बताया गया। असम, इसे असम विशेष राज्य का दर्जे वाले में असम। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें स्पेशल संशोधन अगर होगा तो किसके अंतर्गत, तो अनुसूची 5 और 6 जो है, अनुसूची 5 और जो 6 है वो किसके, साधारण बहुमत द्वारा ही होगी। ये साधारण बहुमत का चार्ट था। इसको समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। साधारण बहुमत क्या क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और गठन साधारण बहुमत द्वारा होगा। नाम परिवर्तन, सीमा, राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत द्वारा। अनुसूची 2 में संवैधानिक पदाधिकारी, वेतन एवं भत्ते साधारण बहुमत द्वारा। संसद में गणपूत्री कोरम, संसद में गणपूत्री कोरम आर्टिकल नंबर 100 साधारण बहुमत द्वारा। भाषाओं में अगर कोई हो रहा आर्टिकल 343 भाषाओं में, तो क्या हो रहा है, साधारण बहुमत यानी स्पेशल नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होगी। उसमें नागरिकता में संशोधन, नागरिकता में संशोधन का मतलब अगर हमारे नागरिकता में संशोधन कोई ले रहा है, दे रहा है, उसमें क्या, साधारण बहुमत द्वारा। उसके बाद अनुसूची 5 और 6 में जो बात कही गई वो किसमें, साधारण बहुमत के अंतर्गत आएगा। इतनी बात समझ में बोलो। हम देखते हैं जो विशेष बहुमत द्वारा होगा, तो विशेष बहुमत द्वारा सिर्फ 2 ऐसे होंगे कंडीशन जब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा। उसमें क्या है, नंबर 1 मूलाधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल किसके, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक के आर्टिकल में अगर कभी भी अमेंडमेंट हो रहा तो क्या होगा कि विशेष बहुमत द्वारा। जैसे आपने सुना होगा 21 से 86वां अमेंडमेंट 2002। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो 14 साल के तक के बच्चों के 6 से लेके 14 साल के बच्चों का मूल अधिकार होगा शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, 21 से वो क्या था, विशेष बहुमत द्वारा है। उसके बाद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 तक, अगर इसमें भी कोई संशोधन होगा तो विशेष बहुमत द्वारा होगा। अब आपका बचा है संसद में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा 50+1 से सहमति। ये वाला हम फिर से देखते हैं। आगे आप देखते हैं विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा। राज्यों की सहमति, राज्यों की आधे से ज्यादा सहमति के द्वारा। जब यानी जो भारत के राज्य हैं जब आधे से ज्यादा राज्य सहमति दे देंगे, उसमें उस कंडीशन में कौन कौन से अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, क्या, राष्ट्रपति की किसकी, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति एवं निर्वाचन एवं रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन एवं रीति किसके अंतर्गत आएगी, विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति, यानी आधे से अधिक जो राज्य होंगे उनकी जब सहमति होगी तब होगा इसमें परिवर्तन। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, जो ये आर्टिकल कौन सा है, 73, आर्टिकल नंबर 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसी के तहत आएगा। ठीक है, इसी के तहत आएगा। उसके बाद 162 राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, जहां संघ की बात हो रही है, अगर राज्य में भी वही कंडीशन होगी। उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट एससी और एससी यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में संशोधन, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई संशोधन हो रहा है तो वो कौन सा आएगा, विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के, ठीक है, अंतर्गत आएगा। उसके बाद सातवीं जो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषय बनाया जा रहा है या बदलाव किया जा रहा है, उसमें भी 7वीं सूची के संबंध में कोई बदलाव, कोई विषय में कोई बदलाव, कोई बनाया जा रहा, कोई लाया जा रहा, ठीक है, वो किसके, विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, जब केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, ये किसके अंतर्गत आ रहा, तो ये भी आ रहा विशेष बहुमत, ये लो विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विशेष बहुमत एवं फिर यानी आधे से अधिक राज्य जब सहमति देंगे तब ये वाली कंडीशनें पूरी होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये था पूरा आपका संविधान संशोधन, पूरा प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर 368 में इतनी सारी बातें कही। अगर अच्छा लग रहा प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन, मेरा कर्तव्य, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।